पोलिंग की स्पीड है वो रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, खवातीन। और हमारे साथ अहमद अयाज साहब जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अहमद साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। और सबसे पहले तो बताएं कि किस तरह से आप इन इलेक्शंस को आप देख रहे हैं, और 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, कितना महत्वपूर्ण इसे मान रहे हैं अहमद साहब? अभी उन्हें शायद हमारी आवाज मिल नहीं पा रही है। अहमद साहब, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए, तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ने की, और आपको बताएंगे अहमद अयाज साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ अब से कुछ ही मिनटों बाद जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या जो राजनेता हैं वो इन चुनावों को देख रहे हैं, उनका भी मत जानने की अब बारी आ चुकी है, क्योंकि तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और अहमद अयाज साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एक बार अहमद अयाज साहब, बहुत स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 पर आपका। और कैसे देख रहे हैं सर 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात? जी, 10 साल के बाद इंतखाब होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज और यहाँ के लोग भी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जब यहाँ 1990 से हालात खराब है और फिर भी इलेक्शन होते रहे, लेकिन अब 10 साल से इलेक्शन नहीं हुई, एक बड़ी चिंता का विषय था। अब चूंकि इलेक्शन का प्रोसेस हो गया, और इसीलिए आप देखोगे कि इस दौरान बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, जैसे 370 को एब्रोगेट किया गया, और उसके साथ साथ 35A के जो तहत हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के हुकूक थे, जॉब्स को लेकर या जमीनी हुकूक की जो हुकूक थे, उसमें वो भी विड्रॉ हो गए। और उसके साथ साथ आम लोग यहाँ के हालात को देखकर थोड़ा हॉट प्रेस्ड महसूस कर रहा था। तो इसलिए आप देखोगे कि एक खास जोश है पार्टिसिपेशन का, वोटर्स का। और आपको दिखेगा कि इस टाइम शायद पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो हमने जो पार्टिसिपेशन देखी वोटर्स की, उससे ज्यादा दिखेगी। और उसके साथ साथ जो यहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है बहुत सारे दिखेंगे, और इसके बावजूद की पॉलिटिकल पार्टीज के पार्टिसिपेशन जो नॉर्मली रहती थी वो भी रहेगी। और नया चीज देखने को मिलेगा कि इस वक्त आपको बाहर की पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर के बाहर से भी पॉलिटिकल पार्टी आपको दिखेगी कि वहां जम्मू कश्मीर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वक्त इलेक्शन में। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, इसके अलावा आप ये देखोगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास मैनिफेस्टोस हुआ करते थे, जैसे सड़क, पानी, बिजली, आमतौर पर ऐसे ही मैनिफेस्टो आते थे, लेकिन इस वक्त आप थोड़ा सा मैनिफेस्टोस भी पॉलिटिकल पार्टीज में हट के देखोगे। एक तो यह है कि सड़क, पानी, बिजली के तो वो तो मामला था ही, उसके अलावा यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज है, और खासतौर बिजली के इश्यूज है। वो तो खैर जमीनी लेवल पर है, जो आम इंसान महसूस कर रहा है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर कुछ इश्यूज है, जैसे 370 की बात की गई है, उस पर रेस्टोरेशन की बात की गई है, या 35A के तहत जो यहाँ के हुकूक है वो उनकी बात की गई है, या PSA को रिपील करने की बात की गई है, जो सचमुच एक वाक़ा है, मसला है यहाँ पे। और उसके साथ साथ स्टेटहुड को रेस्टोर करने की बात है। हमें ये बड़े मुद्दे आ जाएंगे इस टाइम, और इसलिए आप देखोगे कि एक जोश सा होगा पार्टिसिपेशन में वर्कर्स का, इसका वोटर्स का, और काफी एक उछाल सा लग रहा है। और उसके साथ साथ जो इंजीनियर रशीद का फैक्टर सामने आ रहा है, वो भी एक दिलचस्प मामला बन रहा है, और एक जोश सा पैदा किया है इलेक्शन की जो प्रोसेस में, कैंपेन में। तो इसलिए ये एक कुल मिला के एक ऐसा अभी दिख रहा है। अहमद साहब, मैं इससे पहले का जो चुनाव था 2014 का, जरा उस तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। 2014 में PDP सबसे बड़ी पार्टी बनती है 28 सीटों के साथ, BJP दूसरी बड़ी पार्टी बनती है 25 सीटों के साथ, उसके बाद नंबर आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, फिर नंबर आता है कांग्रेस का। मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या उसी का एक शैडो आप देखेंगे या हमें देखने को मिलेगा इस बार के नतीजों में, या वो कुछ मुख्तलिफ होगा? अगर मुख्तलिफ होगा तो उसकी वजह क्या होगी? बहुत ही मुख्तलिफ होगा, बहुत ही मुख्तलिफ होगा। एक ये कि जहां तक PDP का ताल्लुक है, PDP की जो बात है वो, चूंकि उस वक्त उन्होंने उस इलेक्शन में मिशन 44 एक नारा था BJP का, तो PDP ने उसके खिलाफ वोट लेने के लिए एक पहल की, और वोट उसके लिए दिया गया उसको।
और लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी के साथ ही कोalition गवर्नमेंट बना के एक मसला वो हो गया, इसलिए आपको इस वक्त एक डिफरेंस लगेगी। और दूसरा कुल मिला के आप और जो लोकल जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है यहाँ की, उनकी सियासत से लोग बदसन है, उसमें भी आप एक चेंज देखोगे। और जो भी इस वक्त महसूस कर रहे हैं लोग, मामला जो आ रहे हैं सामने, उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन लग रही है कि जो भी मुश्किलात आ रहे हैं तो लोगों के सामने उनकी उसमें एक कंट्रीब्यूशन है, उनकी एक गैर जिम्मेदाराना तो वर्किंग रहा है, परफॉर्मेंस रही है पास्ट में। तो यही महसूस कर रहे हैं कि जो भी इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो लोग महसूस कर रहे हैं अपने आप को कंप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, एक मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग महसूस कर रहे हैं कि भाई ये उनका जयन है, उनकी कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हम ये हालात को अभी हम इस हालात से गुजर रहे हैं, इसलिए लोग एक मुतबादल की तलाश में हैं। लेकिन अब ये है कि इस वक्त इंजनली कोई पॉलिटिकल पार्टी मुतबादल के सूरत में सामने नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता जो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको उसी नजरिया से देखना चाहिए कि लोग एक तब्दीली चाहते हैं। लेकिन अब शायद इस वक्त मुमकिन नहीं है ज्यादा, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आ रही। बिल्कुल। तो अहमद साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी आपस में राइवलरी तो है ही, चाहे पीडीपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी उभरी हैं 2019 में, जैसे अपनी पार्टी बनी, फिर आवामी इत्तेहाद पार्टी बनी, कुछ जमात के कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, तो लड़ाई इन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस न्यू पॉलिटिकल पार्टीज में भी है। यहाँ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के यहाँ जो ट्रेडिशनल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उनका भी एक मसला है आपस में। नहीं तो अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर के मामला जो है मोटे मोटे तौर, एक तो हो गया नॉर्मल मामला, लेकिन इस वक्त स्पेशल कंडीशंस है जम्मू कश्मीर के मामला है स्पेशल, तो उनको लेकर कम से कम उनको इकट्ठा चलने की बात थी। जैसे उन्होंने पीएजीडी बनाया था, इसी को देखकर कि हमारे मामले हैं, बहुत गंभीर मामले हैं और इकट्ठा चलने की बात है। लेकिन जब इलेक्शन की बात आई तो फिर अपनी अपनी पार्टीज की प्रेफरेंस को आगे लेकर चला गया। तो इसलिए वो इश्यूज को, जो लोगों के इश्यूज है, जो कि रियासत के जो जम्मू कश्मीर के इश्यूज है, उसको दरकिनार करके उन्होंने अपनी पार्टीज के मामला को प्रेफर करके अपने राह इख्तियार करी और अलग अलग इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी। तो जहां तक नई पार्टीज का ताल्लुक है, नई पार्टीज जिसमें अपनी पार्टी है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है सिजाद गनी लोन साहब का, उनका भी यही है कि भाई उनके साथ तो यही एक टैग लगा कि भाई ये बीजेपी के प्रॉक्सीज है, बीजेपी के सपोर्टर्स है, बीजेपी इनको सपोर्ट करता है, तो उनकी वजह से उनका शायद उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता जहां तक इंजीनियर रशीद की पार्टिसिपेशन का ताल्लुक है, वो एक उछाल दिखेगा, वो एक इंटरेस्टिंग मामला है। अब ये है कि जब उनको रिलीज किया गया तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे को बहुत कुछ दिखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखने को नहीं अभी तक मिल रहा है, क्योंकि अभी वेवरिंग है। कभी साउथ कश्मीर में एक पोजीशन दिख रही है, जहां तक इंजीनियर रशीद की बात है, सेंट्रल कश्मीर में और एक पोजीशन दिख रही है, और नॉर्थ कश्मीर में एक और पोजीशन दिख रही है। इसलिए इस स्टेज पर यह कहना कि उसका नंबर का क्या पोजीशन रहेगी, वो शायद थोड़ा मुश्किल होगा जब तक इसको और एसेस ना किया जाएगा। अलबत्ता एक चीज जरूर है कि वो वोट्स लेगा, हर एक जगह पर वोट्स लेगा, दैट इज वेरी क्लियर। तो वोट्स वो ले ही लेगा, लेकिन नंबर का अभी मुश्किल है बताना कि कितना नंबर होगा उसका, लेकिन वो अच्छा रोल करेगा। जी अहमद साहब, जम्मू कश्मीर के मैंडेट पर इसका असर पड़ेगा, आवाम के मैंडेट पर इसका असर पड़ेगा कहीं ना कहीं, जिस तरह से आपने ये पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन किया। और अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा तो वो भी तो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। हेल्दी नहीं है। और यहाँ अभी ये जो पोजीशन है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इस पोजीशन बनी है कि वो अपने बलबूते पर अकेले में गवर्नमेंट बना सकेगी। जहां तक हमारा मानना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का थोड़ा ठीक रहेगा कश्मीर में, उसके बाद यहाँ दूसरे नंबर पर पीडीपी को रहने का इम्कान है, और इसी तरीके से जम्मू में बीजेपी को अच्छे नंबर्स आने का इम्कान है, और उसके बाद कांग्रेस का। तो ऐसा कोई एक आप जिस तरह की बात कर रहे हैं अहमद साहब, अगर ऐसी सूरत में अगर हम ये देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस
की पोजीशन थोड़ी बेहतर रह सकती है बनिस्बत पीडीपी के, जैसा आप कह रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस कांग्रेस का है, अगर कांग्रेस कुछ सीटें निकाल लेती है जम्मू से भी और कुछ कश्मीर से भी, और उधर बीजेपी काफी स्ट्रांग पोजीशन में है जम्मू में, जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा होगा क्या जैसा पीडीपी के लोग कह रहे हैं कि चाबी हमारे पास होगी सत्ता की? नहीं, ऐसा दिख नहीं रहा। देखिए, वो एक सूरत में पॉसिबल होगा कि अगर जो इंडिया ब्लॉक है जिसमें ये तीनों है और उसके साथ तारिक आमिर साहब भी है, अगर इंडिया ब्लॉक इसमें कामयाब हो गया एक कोलिशन बनाने में, तो तब उनका रोल बढ़ेगा पीडीपी का। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे। अगर इंडिया ब्लॉक की गवर्नमेंट बनेगी तो किस्म के चैलेंजेस आएंगे। एक ये कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स है वो अपनी कंफर्टेबिलिटी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो केजरीवाल टाइप लीडर्स नहीं कि जो रास्ते पर भी सो सकते हैं और जेल जाने के लिए तैयार होंगे, जेल में भी जाएंगे, ऐसे वो लीडर्स नहीं है। वो अपने आप को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे और वो कंफर्टेबिलिटी उनको इमीडिएटली इंडिया ब्लॉक में नजर नहीं आएगी जब तक उनका जो बरसर इक़्तिदार जो इस वक्त गवर्नमेंट है बीजेपी को लेकर सेंट्रल लेवल पर, जब तक उनके साथ उनका मिलाप ना हो, उनके साथ कोई टाइप ना हो, तो वो एक प्रेफरेंस है उनकी, मतलब वो दे देंगे अपनी कंफर्टेबिलिटी की। दूसरा इशू जो उनके पास चैलेंजिंग रहेगा, उनका जो मैनिफेस्टो है वो काफी बड़ा है। वो मैनिफेस्टो तब तक उसमें कोई छोटा सा मसला भी हल नहीं होगा। इन द गिवन सिचुएशन जो इस वक्त सिचुएशन है, यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ाया जा रहा है, और दूसरा ये कि इलेक्शन इसके साथ एलजी के पास काफी पावर्स है, तो इनके चलते वो अगर जो भी गवर्नमेंट बनती है वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ये भी ऑप्शन है, और वो शायद वही कर भी सकते हैं कि वो बीजेपी के साथ हाथ मिला के दोनों चीजों को कवर करेंगे। एक अपने आप को भी कंफर्टेबल बनाएंगे और जो उनका बहुत बड़ा एजेंडा है उसके साथ बात करके कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के बीजेपी के साथ भी कुछ न कुछ बिल्कुल। अहमद अयाज साहब, मैं इसी सवाल पर आ रही थी आगे कि बीजेपी का क्या स्कोप नजर आ रहा है घाटी में? जम्मू संभाग में बीजेपी परफॉर्म करेगी वो समझ में आ रहा है, लेकिन घाटी में क्या स्कोप आप देख रहे हैं? घाटी में उनका कोई स्कोप नहीं है। शायद वो एक आध सीट लेने में भी कामयाब नहीं हो जाएंगे। अलबत्ता अभी देखने की बात यह है कि जो उन्होंने स्टेट्स जो रिजर्वेशन का बात किया, जैसे बॉर्डर एरियाज में लाइक करना एक्सेट्रा, वहां देखने की जरूरत है। कहीं एक आध सीट का हो सकता है, कहीं वो वोट ले लेंगे, वो भी दैट्स नॉट आल्सो श्योर, वो भी सेटल नहीं है। लेकिन ओवरऑल में तो घाटी से बीजेपी को कुछ मिलने का नहीं लग रहा है। वन सीट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, जो आज तक की सिचुएशन है। लेकिन दो राय इसमें भी नहीं है अहमद साहब की बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। उसने घाटी की तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट नहीं दिए। इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसे अंडरस्टैंडिंग है कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ या किसी दूसरों के साथ। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी को भी यहाँ किसी भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी को भी टैग लगेगा, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा, इससे पहले अपनी पार्टी को लगा टैग, और वो भी आपने देखा होगा कि उसमें पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उनका हशर क्या रहा। और इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अभी रिसेंटली टैग लगा कि यहाँ बातें चली कि शायद उन्होंने अंदर से बीजेपी के साथ कोई सांठगांठ किया है, और उसी के चलते शायद फारूक साहब को भी क्रिकेट स्टेन से बाहर किया गया है, तो उनको वो मिल गया। तो जब ये बात सामने आई तो मेरा मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चीज को समझकर ये कि अगर ये बात नीचे आ गई तो हमारा यहाँ से सफाया भी हो सकता है, उन्होंने कांग्रेस के साथ प्रिपोल अलायंस की। हालांकि अगर हम ये कहेंगे कि प्रिपोल अलायंस इसलिए उन्होंने की कि बीजेपी को बाहर रखना है, बीजेपी वैसे भी बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी अकेले में जम्मू कश्मीर में वैसे भी हुकूमत नहीं बनाएगा, क्योंकि उनको सिर्फ जम्मू में कुछ। लेकिन अहमद अयाज साहब, एक आखिरी टेक आपसे लेना चाहूंगी कि ये तो फिर बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। दो बातें हैं, पीडीपी तो आज तक खामियाजा भुगत रही है बीजेपी के साथ गठबंधन करने का, और दूसरा बीजेपी ये दावा करती है कि हमने घाटी में बहुत सा बदलाव किया है, टूरिज्म के आंकड़े गिनाए जाते हैं, बदलाव के आंकड़े, प्रोजेक्ट्स के आंकड़े, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज, ये तमाम आंकड़े गिनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कारण क्या है जो आप कह रहे हैं कि कोई स्कोप नहीं है, एक सीट भी मुश्किल से बीजेपी निकाल पाएगी? ये देखिए, ये अभी तो हमारी एनालिसिस है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, अगर ये सूरत हाल है
जैसे बीजेपी कह रहे हैं, जैसे आप जिस चीज की तरह आपने इशारा किया, तो शायद पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी बीजेपी कम से कम इलेक्शन तो लड़ सकती थी। यहाँ यहाँ कश्मीर के घाटी में 3 सीटों पर कम से कम लड़ती थी, लेकिन उन्होंने यह ग्रामीण को सेंस किया कि उनका यहाँ कुछ नहीं है। एक तो हो गया कि हम पॉलिटिकली क्या भी बात करेंगे, क्या प्रोपेगेंडा करेंगे, वो एक बात है, लेकिन दूसरा ये है कि उन्होंने भी ग्राउंड को सेंस। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अहमद अयाज साहब। हम लोग और आगे बात करते रहेंगे, थोड़ा वक्त की कमी है, हमें यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार आपसे हम जुड़े रहेंगे, पल पल की जानकारी चुनावी जंग के साथ, चूंकि चुनावी जंग लगातार चल रहा है। और इस वक्त आपको ये बता दें कि पूरे शबाब के साथ जम्मू कश्मीर की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का अमल जारी है। बड़ी संख्या में वोटर्स पहुंचे। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि भदरवाह के बूथ नंबर 186 पर इतनी भीड़ थी वहां पर कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोग वापस चले गए बिना वोट डाले। तो वहां पर भी स्थिति एक स्थिति यह भी है, लेकिन लगातार वोटिंग का अमल जारी है और उम्मीद यही की जा रही है कि बढ़कर आंकड़े आएंगे, रिकॉर्ड बनेगा। बिल्कुल, लेकिन कमोवेश स्थिति यह है कि लोग बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोग मतदान कर रहे हैं। 4.5 घंटे के ऊपर का वक्त बीत चुका है और मतदान का जो वोटर्स टर्नआउट जो है वो बेहद उत्साहित है। 30% के आसपास वोटर्स टर्नआउट पहुंच चुका है। पल पल की खबर, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।